हेलो स्टूडेंट्स। मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर पेपर 1.5 एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि विषय पर चर्चा करेंगे। एनवायरमेंटल लॉ के अंतर्गत हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है और पूर्व के व्याख्यानों में ही हमारे द्वारा द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत कुल 8 अध्याय और 64 सेक्शन से हम पूर्व के व्याख्यान में अध्याय 5 पर चर्चा या अध्ययन आरंभ किया जा चुका है। अध्याय 5 जिसका शीर्षक है जल प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इस अध्याय में धारा 19 से लेकर धारा 33 ए तक हमारे द्वारा अध्ययन किया जाना है, जिसे हमारे द्वारा दो भागों में अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से बांटा गया है। भाग 1 धारा 19 से लेकर धारा 25 और भाग 2 धारा 26 से लेकर धारा 33 ए। पूर्व के व्याख्यान में हमारे द्वारा भाग 1 जो कि धारा 19 से लेकर धारा 25 तक है पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। आज हम दूसरा भाग जो कि धारा 26 से लेकर धारा 33 ए तक है को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले है धारा 26, मल या व्यावसायिक बहिस्राव के विद्यमान निस्सरण के बारे में उबंध। इस धारा के अनुसार जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पहले कोई व्यक्ति किसी नदी या कुएं या किसी भूमि पर कोई मल या व्यावसायिक बहिस्राव का निस्सारण कर रहा था, वहां धारा 25 के उपबंध जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि वे उस धारा में निर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में लागू होते। अर्थात इस धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के ठीक पहले यदि कोई व्यक्ति किसी सरिता, कुएं, मल नल या किसी भूमि पर कोई मल या व्यावसायिक बहिस्राव का विसर्जन कर रहा था, तो भी उसे इस धारा तो भी उसे धारा 25 के अधीन सहमति के लिए राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित समय अवधि में आवेदन करना होगा। अर्थात धारा 25 के अधीन सहमति के लिए आवेदन ऐसी तारीख को या उससे पूर्व किया जाएगा जो राज्य सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करे। अब है धारा 27, राज्य बोर्ड के द्वारा सहमति देने से इनकार करना या सहमति का वापस लिया जाना। राज्य बोर्ड धारा 25 के अधीन कोई उद्योग, संक्रिया, प्रक्रिया या अभिक्रिया और व्ययन प्रणाली, उसमें विस्तार, परिवर्तन स्थापित करने के लिए या कोई नया परिवर्तन विकास को प्रयोग करने के लिए
अपनी सहमति तब तक नहीं देगा जब तक कि उद्योग द्वारा उन शर्तों का पालन न हो जाए जो बोर्ड को बहिस्राव के नमूने लेने का अधिकार का प्रयोग करने के लिए समर्थ बनाने के लिए या समर्थ बनाने के निमित्त बोर्ड द्वारा अभिरोपित की गई हो। अर्थात इस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य बोर्ड को धारा 25 में दी गई सहमति का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है तथा राज्य बोर्ड समय समय पर पुनरावलोकन करके सहमति का प्रतिसहन कर सकेगी या सहमति की शर्तों में युक्ति युक्त परिवर्तन कर सकेगी या शर्तों के उल्लंघन पर अस्थायी सहमति को आगे बढ़ाने से इनकार कर सकेगी। अब है धारा 28 अपीलें या अपील्स। धारा 25, 26 या 27 के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से जिस तारीख से आदेश सूचित किया गया है 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा जिसे राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया हो। अर्थात इस धारा के अंतर्गत अपील से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि अपील किन आदेशों की हो सकेगी। तो धारा 28 के अनुसार अपील धारा 25, 26 या 27 में दिए गए आदेशों के विरुद्ध की जा सकेगी। अपील कौन कर सकेगा? अपील आदेशों से व्यथित व्यक्ति कर सकेगा। और अपील कितने समय में दायर की जा सकेगी? अपील आदेश संसूचित किए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर दायर की जा सकेगी, परंतु पर्याप्त कारण दर्शाने पर अपील 30 दिनों के पश्चात भी ग्रहण की जा सकेगी। अब है कि अपील कहाँ की जा सकेगी। अपील पदाधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी और अपील अधिकारी ऐसे एक व्यक्ति या 3 व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाए। अब है कि अपील कैसे दायर की जाएगी। अपील संदेह फीस के साथ विहित प्रारूप में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दायर की जाएगी। अब बात यह समझने वाली है कि अपील का निपटारा कैसे किया जाएगा। अपील का निपटारा अपील प्राप्ति पर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और ऐसा यथासंभव शीघ्र किया जाएगा। अपील में अपीलार्थी तथा राज्य बोर्ड को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यदि अपील की सुनवाई के पश्चात अपील अधिकारी को ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आरोपित शर्त अयुक्तियुक्त है तो उसे वह बातिल कर सकेगा और उसमें ऐसा परिवर्तन कर सकेगा जिसे कि वह युक्तियुक्त प्रतीत होता है। अब है धारा 29 पुनरीक्षण या रिवीजन। राज्य सरकार या तो स्वयं प्रेरणा से या उसे इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर ऐसे किसी मामले के जिसमें राज्य बोर्ड द्वारा धारा 25, 26 या 27 के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, किसी अभिलेख को किसी ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के उद्देश्य से किसी भी समय मांग कर सकेगी या इस संबंध में
ऐसा आदेश कर सकेगी। अर्थात धारा 29 के अंतर्गत पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि यह इस प्रकार कई निष्कर्षों कई शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है, जिसमें है कि पुनरीक्षण की शक्ति किसे प्राप्त होगी। पुनरीक्षण की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त होगी। और राज्य सरकार पुनरीक्षण कब करेगी? राज्य सरकार धारा 25, 26 या 27 के अधीन किसी राज्य बोर्ड के आदेश का पुनरीक्षण स्वप्रेरणा से या आवेदन पर कर सकेगी। पुनरीक्षण किस आधार पर होगा? पुनरीक्षण किसी आदेश की वैधता या औचित्य के प्रश्न पर हो सकेगा। पुनरीक्षण कैसे किया जाएगा? पुनरीक्षण राज्य बोर्ड और उस आदेश से व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान कर किया जाएगा। और किन परिस्थितियों में पुनरीक्षण नहीं हो सकेगा? तो धारा 29 के अनुसार राज्य सरकार किसी आदेश का पुनरीक्षण निम्न दशाओं में नहीं कर सकेगी। पहला, जब उस आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्राधिकारी को हो सकती हो किंतु नहीं की गई हो। दूसरा, जहां कोई अपील की जा चुकी है वहां ऐसी अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित है। अब है धारा 30, कतिपय संकर्मों या कार्यों को क्रियान्वित करने की राज्य बोर्ड की शक्ति। पावर्स ऑफ स्टेट बोर्ड टू कैरी आउट सर्टेन वर्क्स। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर धारा 25 या 26 के अधीन सहमति देने के दौरान कोई शर्त अधिरोपित की गई है और ऐसे शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह उनके संबंध में कोई कार्य निष्पादित करे और ऐसे कार्य समय के भीतर नहीं किया गया है, वहाँ राज्य बोर्ड संबंधित व्यक्ति पर यह अपेक्षा करने वाली सूचना शामिल कर सकेगा कि वह 30 दिन के भीतर जो समय सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उसमें विनिर्दिष्ट कार्य निष्पादित करे। यदि संबंधित व्यक्ति निर्दिष्ट सूचना में अपेक्षित कार्य निष्पादित करने में असफल रहता है तो उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अवसान के पश्चात राज्य बोर्ड ऐसा कार्य स्वयं निष्पादित कर सकेगा या निष्पादित करा सकेगा। अर्थात धारा 30 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि धारा 25 या 26 के अधीन किसी व्यक्ति को सहमति प्रदान करते समय राज्य बोर्ड ने किसी विशेष कार्य को पूरा करने की शर्त लगाई है और वह व्यक्ति वह कार्य पूरा नहीं करता तो धारा 30 में राज्य बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वह 30 दिन के नोटिस द्वारा वह कार्य पूरा कराए। यदि नोटिस की समयावधि पर भी वह व्यक्ति उस शर्त को पूरा नहीं करता है तो राज्य बोर्ड उस कार्य को पूरा कराएगी और राज्य बोर्ड ऐसे कार्य पर हुए व्यय को संबद्ध व्यक्ति से वसूल कर सकेगी और वसूली का तरीका भू राजस्व की बकाया की वसूली की तरह ही होगा। अब है धारा 31, कतिपय दशाओं में राज्य बोर्डों और अन्य अभिकरणों को जानकारी देना। इस धारा के अनुसार यदि किसी स्थान पर जहां कोई उद्योग संक्रिया प्रक्रिया कोई अभिक्रिया और व्ययन प्रणाली उसमें विस्तार परिवर्तन किया जा रहा है, दुर्घटना के कारण
किसी नदी, कुएं, भूमि पर कोई विषाक्त या प्रदूषक पदार्थ निस्सारित कर रहा है या उसका निस्सारण संभव है, तो ऐसे निस्सारण के परिणाम स्वरूप नदी, कुएं का जल प्रदूषित हो रहा है या प्रदूषण होना संभाव्य है, तो ऐसे स्थान का प्रभावी ऐसे स्थान का प्रभारी व्यक्ति ऐसी दुर्घटना, कार्य या घटना होने की सूचना राज्य बोर्ड को और ऐसे अन्य अधिकारियों या अभिकरणों को जो विहित किए जाएं तुरंत देगा। जहां कोई स्थानीय प्राधिकारी कोई मल वहन पद्धति या मल वहन संक्रम चलाता है, वहां इस धारा के उपबंध ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को भी उसी प्रकार लागू होंगे जैसा जैसे कि वे स्थान उस जैसे वे उस स्थान के बाहर साधक व्यक्ति के संबंध में लागू होते हैं जहां कोई उद्योग या व्यापार चलाया जाता है। अर्थात इस धारा के अंतर्गत कुछ दशाओं में राज्य बोर्डों और अन्य अभिकरणों को जानकारी देने के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जानकारी किसके संबंध में दी जाएगी। जब किसी उद्योग, प्रचालन, प्रक्रिया, निरूपण और निपटान की प्रणाली से किसी दुर्घटना, अकल्पित कार्य या अकल्पित घटना के कारण किसी नदी या कुएं में कोई विषाक्त, अपहानिकर प्रदूषित पदार्थ जाने लगे तथा उससे जल प्रदूषण का खतरा हो, तब इसकी जानकारी तुरंत दी जानी चाहिए और जानकारी देने के लिए उस स्थान का भारसाधक अधिकारी बाध्य है जिस स्थान पर ऐसे जल प्रदूषण हो रहा है या होना संभाव्य है। जानकारी किसे दी जाएगी? जानकारी राज्य बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी या अधिकारियों को दी जाएगी। अब है धारा 32, सरिता या कुएं के प्रदूषण की दशा में आपात उपाय। जहां राज्य बोर्ड को यह प्रतीत हो कि नदी, कुएं या भूमि पर ऐसे विषाक्त या प्रदूषक पदार्थ के निस्तारण के कारण कोई दुर्घटना या घटना घटित हो सकती है और राज्य बोर्ड की यह राय हो कि तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह ऐसे कारणों को जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह निम्नलिखित सभी या उनमें से किन्हीं प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे। अर्थात पहला, नदी या कुएं में या भूमि पर उस पदार्थ को हटाना और उसका ऐसी रीति से वहन करना जो कि बोर्ड उचित समझे या समुचित समझे। दूसरा, नदी, कुएं या भूमि पर उस पदार्थ के मौजूद होने के कारण हुए किसी प्रदूषण का उपचार करना या उसमें कमी करना। तीसरा, संबंधित व्यक्ति को नदी, कुएं या भूमि पर किसी विषाक्त या प्रदूषक पदार्थ का निस्सारण, नदी, कुएं के अस्वास्थ्यकर उपयोग करने से तुरंत रोकने या उपचार करने वाले आदेश जारी करना। अर्थात धारा 32 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य बोर्ड पर यह विधिक दायित्व डाला गया है कि यदि ऐसा प्रतीत हो कि किसी सरिता या कुएं या भूमि पर कोई ऐसा विषाक्त या अपहानिकारक पदार्थ किसी दुर्घटना या कल्पित कार्य से प्रवेश कर गया है जिससे जल प्रदूषण का खतरा है, तो वह तुरंत निम्नलिखित या सभी कार्यों को करेगा, जिसमें है पहला,
सरिता या कुएं या भूमि पर से उस पदार्थ को हटाना। दूसरा, सरिता या कुएं में मौजूद उस प्रदूषण को कम करने के उपचार करना। तीसरा, संबद्ध व्यक्ति को आगे ऐसी कार्रवाई करने से रोकना। अब है धारा 33, सरिताओं या कुओं के जल के आशंकित प्रदूषण को अवरुद्ध करने के लिए बोर्ड की न्यायालयों को आवेदन करने की शक्ति। जहां बोर्ड को यह आशंका हो कि किसी नदी या कुएं का जल ऐसी नदी, कुएं, किसी मल नाली में किसी भूमि पर किसी पदार्थ के व्ययन, संभावित व्ययन के कारण या अन्यथा प्रदूषित होने की संभावना है, वहां ऐसे व्यक्ति को जिसके द्वारा ऐसे प्रदूषण होने की संभावना है, ऐसे प्रदूषण कारित करने से, अवरुद्ध करने से ऐसे न्यायालय को आवेदन दे सकेगा जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से कम न हो। आवेदन की प्राप्ति पर न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगा जो कि वह उचित समझे। न्यायालय अपने आदेश में यह निर्देश दे सकता है कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा नदी या कुएं के जल में प्रदूषण कारित होना संभावित है या पारित किया गया है, यथास्थिति ऐसा करना बंद कर दे और नदी या कुएं से ऐसे प्रदूषक पदार्थ को हटाए। न्यायालय बोर्ड को अधिकृत कर सकेगा कि यदि न्यायालय के निर्देश पर वह व्यक्ति जिसे निर्देश जारी किया गया है पालन नहीं कर रहा हो, तो वह ऐसी रीति से जो न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए उस पदार्थ को हटाए और व्ययन करे। अब है धारा 33 के या 33A, निर्देश देने की शक्ति या पावर टू गिव डायरेक्शंस। इस धारा के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों या केंद्रीय सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए केंद्रीय या राज्य बोर्ड अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित रूप में कोई निर्देश दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा। इसे इस प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है कि इस धारा के अधीन बोर्डों के निर्देश देने की शक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में निर्देश देने की शक्ति भी है। पहला, किसी उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया को बंद किया जाना या विनियमन। दूसरा, विद्युत, जल का प्रदाय या किसी अन्य सेवा का बंद किया जाना या विनियमन। यह धारा सन 1988 के संशोधन के द्वारा अंत स्थापित की गई है। इस धारा में इस अधिनियम के उपबंधों तथा केंद्र सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड को निम्न के संबंध में निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है। पहला, किसी उद्योग, प्रचालन या प्रक्रिया को बंद करने या निषेधित करने की शक्ति भी शामिल है। दूसरा, किसी उद्योग, प्रचालन या प्रक्रिया में विद्युत, जल या अन्य सेवा के प्रदाय को रोकने या विनियमित करने की शक्ति। और ऐसा करते समय बोर्ड का यह दायित्व होगा कि वह संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करें। इस प्रकार आज हमारे द्वारा अध्याय 5, जिसका अध्ययन हमारे द्वारा 2 भागों में विभाजित कर किया जा रहा था। पहला भाग
जो कि हमारे द्वारा पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया गया था। पहले भाग में हमारे द्वारा धारा 19 से लेकर धारा 25 तक पर विस्तृत चर्चा की गई थी और आज हमारे द्वारा भाग 2 जो कि धारा 26 से लेकर धारा 33 ए तक था पर विस्तृत चर्चा की गई है। धन्यवाद।